Hello students, I welcome you again to my channel and hope that you will learn something new from this lecture. Today I'll discuss about fertilization and development. In my previous lectures, I had discussed about how gametes are formed in males and females. In this lecture, you will study about the fusion of these gametes, that is fertilization, formation of zygote and its development. तो लेक्चर शुरू करने से पहले इसकी समरी पढ़ ली जाए कि हमें इसमें आज क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट कहाँ बनता है, फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। अब इस जाइगोट में क्लीवेज होगा। आप डायग्राम देखिए, जाइगोट में क्लीवेज होना शुरू हो गया है। जाइगोट में क्लीवेज होगा जिससे कई सारे सेल्स बनेंगे। इन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। फिर ये ब्लास्टोमियर्स अरेंज होकर बनाएंगे ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है जिसका क्लीवेज हो रहा है और फिर इससे ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं और फिर वो ब्लास्टोमियर्स रीअरेंज होकर ब्लास्टोसिस्ट बना रहे हैं। तो जब तक ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है तब तक ये डेवलपिंग एम्ब्रियो यूट्रस तक पहुंच जाता है। आप डायग्राम देखिए, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो है वो यूट्रस तक पहुंच चुकी है। ठीक, अब इस ब्लास्टोसिस्ट का जो कि यूट्रस तक पहुंच चुकी है, इस ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग में अटैचमेंट होगा। इस अटैचमेंट को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट में फिर चेंजेस आएंगे और अब ये बनेगा गैफ्रोला और फिर इस गैफ्रोला में फीटस का डेवलपमेंट होगा। तो इस लेक्चर में हम आज यही सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसकी डिटेल्स जानेंगे कि ये सारे प्रोसेसेस कैसे होते हैं। तो शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म इन द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. There is a specific sequence of events that occur in fertilization. फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमीट यानी कि स्पर्म और ओवा के फ्यूज़न को कहते हैं, जिसकी वजह से जाइगोट बनता है। और ये फ्यूज़न कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू ये स्पर्म ओवा तक पहुंचता है और ओवा के न्यूक्लियस से जाके स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है, वो सारे इवेंट्स अब हम पढ़ेंगे। द स्पर्म पासेस थ्रू द कोरोना रेडिएटा द आउटर मोस्ट मास ऑफ सेल्स ऑफ द ओवा. स्पर्म सबसे पहले जब ओवा के पास पहुंचेगा तो इसको सबसे बाहरी लेयर मिलेगी कोरोना रेडिएटा। डायग्राम में देखिए येलो कलर से सेल्स दिख रहे हैं, दीज सेल्स आर कोरोना रेडिएटा। तो स्पर्म सबसे पहले इन सेल्स को ब्रेक करेगा। ठीक है, अब डायग्राम में देखिए नंबर 1 मार्क है, तो नंबर 1 में स्पर्म सबसे पहले जब आएगा तो कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करेगा। नेक्स्ट, द स्पर्म ब्रेक्स थ्रू द जोना पेलुसिडा. दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एक्रोसिन possessed by the sperm that break down the proteins of the zona pellucida. डायग्राम में आप देखिए, कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने के बाद स्पर्म अब ब्रेक कर रहा है नंबर 2 जोना पेलुसिडा को। और ये जोना पेलुसिडा किस वजह से ब्रेक हो रही है, एक्रोसिन नाम की एक एंजाइम होती है, ये नाम याद रखिएगा, एक्रोसिन एंजाइम, जो कि स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होती है। और ये एक्रोसिन जोना पेलुसिडा के प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से जोना पेलुसिडा ब्रेक होता है। When the sperm penetrates the zona pellucida, the cortical reaction occurs. This makes the egg impermeable to any other sperm and prevent fertilization by more than one sperm. जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करता है, फ़ौरन एक कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन का मतलब है कि एग जो है अब वो इम्परमिएबल हो जाएगा टू एनी अदर स्पर्म, यानी कि अब कोई दूसरा स्पर्म एग के अंदर जोना पेलुसिडा को ब्रेक करके नहीं आ सकता है, जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी यानी कि मोर देन वन स्पर्म का एंट्रेंस रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स इट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर ओवा. मेरा जो पिछला लेक्चर था गैमीटोजेनेसिस पर, उसमें मैंने आपको बताया था कि oogenesis का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है ओवरी में। ओवरी से जब ओव्यूलेशन होता है और ओवा रिलीज होता है तो वो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में होता है, उसका सेकेंड मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट नहीं होता है। और ये सेकेंड मियोटिक डिवीज़न कब कंप्लीट होगा, ये भी टॉपिक मैंने आपको गैमीटोजेनेसिस वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि सेकेंड मियोटिक डिवीज़न उस समय कंप्लीट होगा जब कोई स्पर्म ओवा के अंदर जोना पेलुसिडा को ब्रेक करके पहुंचेगा। तो चूंकि स्पर्म आ चुका है, जोना पेलुसिडा ब्रेक हो चुकी है,
तो अब ये जो सेकेंडरी oocyte है वो अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगी और एक मैच्योर ओवा का फॉर्मेशन होगा। द स्पर्म्स टेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया डीजेनरेट, दैट्स वाई ऑल माइटोकॉन्ड्रिया इन ह्यूमंस आर ऑफ मैटरनल ओरिजिन। देखिए जो स्पर्म का हेड है सिर्फ वही ओवा के अंदर पहुंचता है, बाकी जो मिडिल पीस है और टेल ये पीछे ही रह जाएगी। डायग्राम में आप देखिए मिडिल पीस और टेल ये पीछे ही रह गया है और ये बाद में डीजेनरेट कर जाएगा। मिडिल पीस इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो ये भी डीजेनरेट कर जाएगा, यानी कि ओवा के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म साइड से नहीं पहुंचा है, यानी कि पैटर्नल साइड से नहीं पहुंचा है। तो इसलिए हम लोगों के अंदर जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो सब मैटरनल ओरिजिन है, यानी कि हमको जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में जितना ही प्रेजेंट है वो सब हमको अपनी मदर से मिला है, बिकॉज ओवा के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था, क्योंकि स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया तो पहुंचा ही नहीं अंदर। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जितना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सब मैटरनल ओरिजिन का होता है। एंड द लास्ट पॉइंट, द मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। अब ये जो मेल न्यूक्लियाई है स्पर्म के अंदर और फीमेल न्यूक्लियाई ओवा के अंदर, ये दोनों फ्यूज करके एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। एक बार आप डायग्राम से फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए नंबर 1, स्पर्म जो है वो कोरोना रेडिएटा को ब्रेक कर रहा है। नंबर 2, स्पर्म कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने के बाद अब जोना पेलुसिडा, देखिए डार्क पिंक कलर से जो बना हुआ है जोना पेलुसिडा, उसको ब्रेक कर रहा है। और जैसे ही स्पर्म ने जोना पेलुसिडा को ब्रेक किया, नंबर 3 आप देखिए ऊपर, सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया और ओवा बन जाएगा अब। ठीक है, इसी के साथ जो 4th पॉइंट है, मिडिल पीस और टेल ये पीछे रह जाएगी और स्पर्म का हेड अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब ये स्पर्म का हेड अंदर चला गया, सेकेंडरी oocyte का सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया, ओवा बन गया, और इसलिए अब स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवा का न्यूक्लियस ये फ्यूज करके नंबर 6 जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। अभी मैंने आपको फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स बताए, अब आप पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म को, यानी वो कौन कौन सी एंजाइम्स होती हैं जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट, approximation of sperm and ova. This is done by fertilizing anti-fertilizing compatibility reaction. A chemical substance, fertilizing, secreted from the cortical region of the egg interact with the anti-fertilizing of the sperm of the same species. ये जो हेडिंग है अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, इसका मतलब है कि स्पर्म अपनी ही स्पीशीज के ओवा को फर्टिलाइज करेगा। अब ये कैसे होगा, देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है दिस इज डन बाय फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग कॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन। इसका मतलब हुआ कि फर्टिलाइजिन नाम की एक एंजाइम होती है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि एग में प्रेजेंट होता है, और एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म में होता है, और ये दोनों ही कॉम्पैटिबल होते हैं। यानी कि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन अगर ये दोनों अलग अलग स्पीशीज के हुए तो स्पर्म कभी भी अटैच नहीं हो पाएगा एग की सरफेस पे। तो ये जो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन है ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि स्पर्म और ओवा जो कि फ्यूज कर रहे हैं ये एक ही स्पीशीज के हैं, सेम स्पीशीज के हैं। अगर ये डिफरेंट स्पीशीज के होंगे तो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, और इसकी वजह से स्पर्म एग की सरफेस पर अटैच नहीं हो पाएगा, स्टिक नहीं हो पाएगा। वही आगे लिखा हुआ है, दिस मेक्स द स्पर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द एग। बोथ फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन आर स्पीशीज स्पेसिफिक एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। समझ में आ गया कि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि हर एक स्पीशीज में ये फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता है, इसीलिए किसी और स्पीशीज का स्पर्म किसी भी दूसरे स्पीशीज के ओवा से अटैच नहीं हो पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसी पूरे रिएक्शन को, इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। नेक्स्ट इज एक्रोसोमल रिएक्शन, यानी एक्रोसोम के अंदर वो कौन सी एंजाइम्स होती हैं जो कि कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने में हेल्प करती हैं। First enzyme is hyaluronidase. The human egg is covered by a mass of cells called corona radiata connected together by an adhesive substance, the hyaluronic acid. ह्यूमन एग के बाहर आपको मैं पहले भी डायग्राम में बता चुका हूँ कि मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कोरोना रेडिएटा कहलाते हैं,
और ये जो कई सारे सेल्स होते हैं ये एक एडहेसिव सब्सटेंस से आपस में अटैच होते हैं और वो एडहेसिव सब्सटेंस जो है वो हाइलुरोनिक एसिड कहलाता है। हाइलुरोनिडेज dissolves the hyaluronic acid, separate the follicular cells of corona radiata so that the sperm can propel inward। अभी हाइलुरोनिडेज क्या करता है, ये इस हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व कर देता है और जब हाइलुरोनिक एसिड डिसॉल्व हो जाएगा जो कि एक एडहेसिव सब्सटेंस है, एक ग्लू की तरह से काम कर रहा है, तो कोरोना रेडिएटा के सारे सेल्स सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और स्पर्म को अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। Next enzyme is zona lysins. These are proteolytic enzymes produced from the acrosome and are capable of dissolving the zona pellucida. Zona lysins group of enzymes हैं, proteolytic enzymes जो कि एक्रोसोम में प्रेजेंट होती हैं। देखिए स्पर्म में जितनी भी एंजाइम प्रेजेंट होती हैं वो सब एक्रोसोम में प्रेजेंट होती हैं, तभी इन सारी एंजाइम्स को एक ग्रुप में कहा जाता है एक्रोसोमल एंजाइम्स। तो इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्रोसोमल एंजाइम्स ही पढ़ रहे हैं। पहली पढ़ी थी हाइलुरोनिडेज, दूसरी अभी पढ़ रहे हैं जोना लाइसिन। तो जोना लाइसिन क्या करेगा, ये जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करेगा। तो कोरोना रेडिएटा तो पहले ही हट गया है हाइलुरोनिडेज की वजह से और जोना पेल्यूसिडा ब्रेक होगा जोना लाइसिन्स की वजह से। नेक्स्ट इज न्यूरामिनिडेज। इट इज अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच चेक्स द एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द ओवा एंड थस प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। न्यूरामिनिडेज एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो कि पॉलीस्पर्मी चेक करती है, यानी कि एक से ज़्यादा स्पर्म ये ओवा के अंदर नहीं इंटर होने देगी। नेक्स्ट हेडिंग इज एक्टिवेशन ऑफ ओवा। एज द स्पर्म एंटर्स द ओवा विच इज एक्चुअली अ सेकेंडरी oocyte, it gets activated and undergoes second meiotic division forming a haploid ova and a second polar body। अभी यही चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी, डायग्राम के थ्रू समझाया था कि जैसे ही स्पर्म ओवा के अंदर पहुंचेगा जो कि अभी सेकेंडरी oocyte की स्टेज पर है, सेकेंडरी oocyte फौरन एक्टिवेट हो जाएगा, उसका सेकेंड मियोटिक डिवीज़न शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से एक ओवा और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगा। This is followed by the fusion of male and female nuclei from the sperm and ova resulting in the formation of a diploid zygote। अब चूंकि ओवा बन गया है, स्पर्म अंदर आ चुका है, तो अब मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई जो कि स्पर्म और ओवा के अंदर प्रेजेंट हैं ये फ्यूज करेंगे और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। नाउ द जाइगोट बिगिंस टू डिवाइड एंड फॉर्म अ ब्लास्टोसिस्ट and when it reaches the uterus it implants in the endometrium। अब जाइगोट जो कि यहाँ फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में बन गया है, ये भी मैंने आपको डायग्राम में अभी समझाया था कि जाइगोट जो कि एम्पुला पार्ट में बन चुका है फेलोपियन ट्यूब के, अब इसमें डिवीजन शुरू होगा, क्लीवेज होना शुरू होंगे और अल्टीमेटली ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। और ये ब्लास्टोसिस्ट कब बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट उस वक्त बनता है जब ये यूट्रस के पास पहुँच चुका होता है। जब ये डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है ये यूट्रस के पास पहुंच चुका होता है उस समय ये ब्लास्टोसिस्ट बन के तैयार हो जाता है और अब ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग में इम्प्लांट करेगा, अटैच करेगा। एट दिस पॉइंट द फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट। इस समय जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगा तब हम बोलते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट है। सिर्फ फर्टिलाइजेशन होना ये अश्योर नहीं करता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने का मतलब है कि जाइगोट डेवलप करना शुरू कर जाए। और डेवलप करना कब शुरू करेगा, जब तक कि वो यूट्रस की वॉल से अटैच नहीं होगा, यानी इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कहा जा सकता, भले फर्टिलाइजेशन हो गया हो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो ये जो जाइगोट है ये अबॉर्ट भी हो सकता है। Now, if the embryo implants in any tissue other than the uterine wall, generally in the fallopian tube, it results in ectopic pregnancy which can be fatal to the mother। ये जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन है जो कि यूट्रस के अंदर होना चाहिए, एंडोमेट्रियम से अटैच होना चाहिए, अगर ये वहाँ नहीं हुआ तो जनरली ये फेलोपियन ट्यूब में, अगर ये वहाँ नहीं होता है तो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाता है। इस फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और फिर ये लिखा है कि इट कैन बी फैटल टू द मदर, यानी ये मदर के लिए जानलेवा हो सकती है। क्यों जानलेवा हो सकती है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में इतनी जगह नहीं है कि वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक फीटस में करा सके। तो अगर फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो वहीं पर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो सकती है, डैमेज हो सकती है, जिसके लिए लिखा हुआ है कि वो मदर के लिए फैटल साबित हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीवेज।
Immediately after fertilization, the fertilized egg undergoes a series of repeated mitotic divisions to form a multicellular morula. फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद जाइगोट में माइटोटिक डिवीज़न शुरू हो जाते हैं, रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न यानी एक के बाद एक, तो कई सारे सेल्स बन जाते हैं। जो यूनिसेल्युलर जाइगोट है जिसमें एक सेल है, उससे कई सारे सेल्स बन जाते हैं माइटोटिक डिवीज़न की वजह से। और इस स्टेज को डायग्राम में आप देखिए, ये जो मल्टी सेल्युलर स्टेज है इसको कहते हैं मॉड्यूला। ये जाइगोट के बाद की अगली स्टेज है जो कि क्लीवेज के थ्रू बनी है। अब इसका नाम मॉड्यूला क्यों है? नीट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉड्यूला वर्ड कहाँ से डराइव हुआ है। मॉड्यूला वर्ड डराइव हुआ है मलबेरी से। मलबेरी एक फल होता है, हिंदी में इसको शहतूत बोलते हैं। आप डायग्राम देखिए, अगर आपने शहतूत ना देखा हो तो इसीलिए मैंने आपके सामने शहतूत की इमेज लगा रखी है कि आप समझ जाएं शहतूत किसे कहते हैं। इसमें आप देखिए कई सारे छोटे छोटे सेल लाइक स्ट्रक्चर हैं इस फल में जो कि टाइटली पैक हैं, और मॉड्यूला में भी सेल्स टाइटली पैक होते हैं। इसलिए ड्यू टू रिजेम्बलेंस इन द स्ट्रक्चर विद मलबेरी इस स्टेज को हम मॉड्यूला कहते हैं। नाउ द डेफिनेशन ऑफ क्लीवेज, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ जाइगोट बाय रेगुलर माइटोसिस with increase in the number of cells and decrease in the size of cells। इस डेफिनेशन को समझने के लिए आप एप्पल का एग्जांपल लीजिए। एप्पल को जब आप काटना शुरू करेंगे, पहले उसके 2 पीस करेंगे, फिर 4 पीस करेंगे, तो जैसे जैसे पीसेस बढ़ते जाएंगे यानी नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे पीसेस का साइज़ घटता चला जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, क्लीवेज एक ऐसा माइटोसिस है जो जाइगोट में हो रहा है जिससे सेल्स की गिनती यानी सेल्स का नंबर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उनका साइज़ डिक्रीज़ करता चला जाएगा। तो जो माइटोसिस आपने क्लास 11 में पढ़ रखी है उससे यहाँ पर जो क्लीवेज है माइटोसिस हो रही है, क्या डिफरेंस है उस डिफरेंस को देखिए। देयर इज़ नो ग्रोथ फेज बिटवीन द सक्सेसिव डिवीजन्स, सो द रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर्स आर हाफ द ओरिजिनल साइज। सिंस द ग्रोथ फेज इज एब्सेंट, इंटरफेज इज़ वेरी शॉर्ट। यहाँ पर जो क्लीवेज है माइटोसिस हो रही है इसमें ग्रोथ फेज एब्सेंट होता है। जो 2 सक्सेसिव माइटोसिस हो रही हैं, एक के बाद दूसरी माइटोसिस हो रही है, तो जनरली माइटोसिस में क्या होता है, जो आपने क्लास 11 में पढ़ी हुई है कि एक बार माइटोसिस जब हो जाता है तो उसके बाद दूसरी माइटोसिस होने के पहले ग्रोथ फेज होता है, जिसको आपने G1 फेज पढ़ा है, G1 फेज, G2 फेज। तो यहाँ पर वो ग्रोथ फेज एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो छोटे होते चले जाते हैं। तो चूँकि ग्रोथ फेज एब्सेंट होती है इसलिए यहाँ पर इंटरफेस भी बहुत छोटी होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्लीवेज कब तक कंटिन्यू करेगा, तो उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। क्लीवेज कंटिन्यूज टिल द रिजर्व्स आर एग्जॉस्टेड and the average size of the blastomeres reaches the characteristic size of the differentiated somatic cells of parent organism। क्लीवेज कंटिन्यू करने के लिए 2 कंडीशन है। पहली, जब तक रिजर्व फूड जो जाइगोट में है वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, और दूसरी कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कि जब तक ब्लास्टोमियर्स का साइज़ हमारे जो नॉर्मल सेल हैं उनके साइज़ के बराबर ना पहुंच जाए। यानी इस वक्त मेरी बॉडी में जो सेल का एवरेज साइज़ है उसके बराबर जब तक ब्लास्टोमियर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ये डिवाइड करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जाइगोट का साइज़ हमारे एक नॉर्मल सेल के साइज़ से बड़ा होता है, तो ये जाइगोट तब तक क्लीवेज करता रहेगा जब तक ब्लास्टोमियर का साइज़ हमारे जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उनके साइज़ के बराबर नहीं पहुँच जाता। The pace of cleavage is determined by the cytoplasm rather than by the nucleus। जो क्लीवेज का पेस है वो कौन डिटरमिन करता है? जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उससे डिटरमिन होता है क्लीवेज का पेस, न्यूक्लियस से डिटरमिन नहीं होता है। अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। द साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रेशियो इज वेरी हाई एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लीवेज। It gradually decreases during cleavage and at the end it is brought to the same level as is found in the ordinary somatic cells। यहाँ पर आप जाइगोट का डायग्राम देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि साइटोप्लाज्म ने जाइगोट में ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रखी है जबकि न्यूक्लियस ने कम जगह ऑक्यूपाई कर रखी है। यहाँ पे एक हम हाइपोथेटिकल यूनिट मान के चलें कि सपोज जाइगोट का वॉल्यूम जो है, ओवरऑल वॉल्यूम, वो 10 सेंटीमीटर पर क्यूब है, तो उसमें से लगभग 9 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो साइटोप्लाज्म ने ऑक्यूपाई कर रखा है और न्यूक्लियस ने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रखा है। तो साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि शुरुआत में साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है क्लीवेज की शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब ये सेल डिवाइड करते जाएंगे, आप डायग्राम में देखिए जैसे जैसे सेल डिवाइड करते जा रहे हैं तो साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ता चला जा रहा है।
हर एक सेल में थोड़ा थोड़ा जाता जा रहा है। हर एक सेल में साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे क्लीवेज होता जाएगा, नए नए ब्लास्टोमियर्स बनते जाएंगे, तो ये साइटोप्लाज्म सब में डिस्ट्रीब्यूट होता चला जा रहा है। ग्रोथ फेज तो एब्सेंट है क्लीवेज में, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो साइटोप्लाज्म की ग्रोथ का या इंक्रीज होने का कोई चांस ही नहीं है। जितना साइटोप्लाज्म है एक जाइगोट में, वही सारे ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रेशियो जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस ड्यूरिंग क्लीवेज एंड एट द एंड इट इज ब्रॉट टू द सेम लेवल एज इज फाउंड इन द ऑर्डिनरी सोमैटिक सेल। यानी ये कहाँ पर जाकर रुकेगा? ये उस समय जाके रुकेगा जो हमारी बॉडी में न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो है। जितना साइटोप्लाज्म हमारे एक नॉर्मल सोमैटिक सेल में पाया जाता है, उतना ही साइटोप्लाज्म जब इस ब्लास्टोमियर में पहुंच जाएगा लेवल उसका, उस समय ये क्लीवेज रुक जाएगा। क्लीवेज इन ह्यूमंस इज होलोब्लास्टिक एंड द रिजल्टेंट सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। ह्यूमन में क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है, ये आपके लिए नया टर्म है, अभी इसका मतलब बताता हूँ। आगे लिखा है कि जो रिजल्टेंट सेल्स होते हैं उनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ये मैं आपको काफ़ी देर से बताता आ रहा हूँ कि क्लीवेज में जो सेल्स बनते हैं उनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो अब होलोब्लास्टिक का मतलब समझ लेते हैं। In holoblastic type of cleavage, the cleavage pass through the entire egg, dividing it completely into equal blastomeres. It occurs in alecithal and microlecithal eggs. इस लाइन को समझने के लिए आप दो फ्रूट्स के एग्जाम्पल लीजिए, एक एप्पल और दूसरा मैंगो। एप्पल को अगर आप सेंटर से काटेंगे नाइफ से, तो वो लगभग बराबर दो पीसेस में कट जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि 2 इक्वल ब्लास्टोमियर्स में वो डिवाइड हो गया। जबकि अगर आप मैंगो को काटने की कोशिश करेंगे तो उसके सेंटर में सीड प्रेजेंट है, हार्ड सीड प्रेजेंट है, जिसको आप नाइफ से नहीं काट पाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंगो के दो पीस होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, आप साइड से काटेंगे उसको। ठीक है, तो दो इक्वल हाफ में तो कटेगा नहीं, तो इसको हम कहेंगे अनइक्वल। जबकि होलोब्लास्टिक में क्या हो रहा है, इक्वल ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं। तो अब ये अनइक्वल क्यों हुआ, और मैंने यहाँ पे दो अलग अलग फ्रूट्स के जो एग्जाम्पल लिए उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जो मैंगो में सीड प्रेजेंट है उसको आप मान के चलिए योक, और योक एक ऐसी चीज़ है जो कि क्लीवेज नहीं काट पाता है। तो ह्यूमन एग्स आर विदाउट योक और वेरी लेस अमाउंट ऑफ योक। तो इसलिए हम बोलते हैं कि या तो वो एलेसेथल यानी कि योक एब्सेंट होना, या माइक्रोलेसेथल बहुत कम अमाउंट में योक प्रेजेंट होना। जैसे कि एप्पल में सीड इतना छोटा है कि नाइफ से आराम से कट जाएगा एप्पल दो बराबर टुकड़ों में, और वो सीड इंटरफियर नहीं करेंगे बीच में। जबकि मैंगो में क्या है, मैंगो में अगर आप बात करिए, सीड जो है वो काफ़ी बड़ा है। सीड को हम यहाँ पर योक मान के चल रहे हैं, तो योक बहुत ज़्यादा है। तो जिन एग्स में योक काफ़ी ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, जिसको कि हम बोलते हैं मैक्रोलेसेथल। मैक्रोलेसेथल का मतलब ढेर सारा योक प्रेजेंट होना। तो उनमें क्लीवेज इस जाइगोट को बराबर से काट नहीं पाएगा। जैसे कि आप मैंगो को अगर काटने की कोशिश करिए तो दो बराबर हाफ हिस्सों में नहीं काट पाएंगे। नाइफ को आपको किसी एक साइड से चलाना पड़ेगा, तो एक बड़ा ब्लास्टोमियर बन जाएगा, एक छोटा ब्लास्टोमियर बन जाएगा। तो योक जो है वो क्लीवेज को रोकता है। तो बिकॉज ह्यूमंस में नेग्लिजिबल अमाउंट में योक प्रेजेंट होता है और वो क्लीवेज को इंटरफियर नहीं करता है, इसलिए ह्यूमन में क्लीवेज कहा जाता है होलोब्लास्टिक, यानी बराबर से दो इक्वल हाफ में ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट, as a result of cleavage the developing embryo assumes a characteristic mulberry like appearance। ये मैं भी आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कि क्लीवेज के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो मलबेरी लाइक होता है, इसीलिए उसको मोरुला कहते हैं। तो द एम्ब्रियो एट दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मोरुला विच टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 3 days इन ह्यूमन्स। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मोरुला बनने में कितने दिन का टाइम लगता है। जाइगोट बनने से लेके मोरुला बनने तक अप्रॉक्सीमेटली 3 days का टाइम लगता है ह्यूमंस में। मोरुला कंटेन्स 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा था कि मोरुला के अंदर कितने ब्लास्टोमियर्स होते हैं, तो 8 से 16 लगभग ब्लास्टोमियर्स आर प्रेजेंट इन मोरुला। सो हियर आई एंड द सेशन। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।